बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमारा जहाँ से लगे था कंटिन्यू करते हैं आगे से। हमने देखा था कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल क्यों नहीं होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसलिए उनके अंदर वहाँ पे ना ही उनका फ्लावर बहुत कलरफुल होगा, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में एनिमल्स को यूज़ करते हैं। और उसमें भी कौन कौन है, बीज, बटरफ्लाइज, कौन है, बीज, बटरफ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स। अब बर्ड्स में कौन है, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। एंड द बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। बैट्स भी आते हैं, वैस्प भी आते हैं, ये सब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अमंग द एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली कौन, उसमें बीज क्या है, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, बीज। इवन लार्जर एनिमल, कुछ लार्जर एनिमल्स भी हैं। प्राइमेट्स में कौन आ गए, जैसे कि लेम्यूर्स, एर्बोरल जैसे जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जैसे जैको लिजार्ड एंड द गार्डन लिजेंट्स, ये सब भी क्या है, पॉलिनेटर का काम करते हैं इन सम स्पीशीज़। तो ये हमें याद रखना है किन किन की बात की गई है। पॉलिनेटर में इतने सारे एनिमल्स आते हैं, कौन कौन है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट करते हैं, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मॉथ, बर्ड, ये सारी। एंड द बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर हम बात करते हैं अमंग द एनिमल, इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज क्या है, डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा बीज डोमिनेंट है, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर लार्जर एनिमल्स में बात की जाए तो कुछ प्राइमेट जैसे कि लेम्यूर, एब्रोरा, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल, जैको लिजार्ड एंड गार्डन लिजर्ड्स हैव बीन ऑल्सो रिपोर्टेड एज द पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज़। इन्हें क्या कहा जाता है, ये भी पॉलिनेटर हैं कुछ स्पीशीज़ के। Often flower of animal pollinated plant are specifically adapted for a particular species animal। मतलब जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो स्पेसिफिकली अडॉप्टेड हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल के लिए। मतलब जो एनिमल पॉलिनेटेड है ना वो भी एक स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक कि हाँ यही है हमारे लिए। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर अब ये भी आते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो विंड पॉलिनेटर थे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखी थी कि स्टिग्मा लाइट होना चाहिए, फेदरी, ये सारी चीज़ें। अब जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स स्मॉल हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पीशियस। कि जब फ्लावर्स छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स आपस में ऐसे क्लस्टर हो जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं बहुत बड़ी सी। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स, फिर एनिमल उसको देख के क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय अ कलर एंड अ फ्रेगनेंस। अब जो एनिमल है वो किस चीज़ को देख के अट्रैक्ट होता है, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय द कलर एंड द फ्रेगनेंस, इनको देख के वो अट्रैक्ट होता है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड द बीटल्स सीक्रेट फोल ओडर्स। अब किसके थ्रू पॉलिनेट होता है, जो फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेट होता है वो फोल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए। वो प्लांट, वो फ्लावर्स जिनको बी और फ्लाइज पॉलिनेट करेंगी वो कैसी, सड़ी हुई स्मेल, फोल स्मेल, फाउल स्मेल, फाउल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं ताकि उनको अट्रैक्ट कर सके। कौन से प्लांट, जिनको कौन पॉलिनेट करता है, फ्लाइज और बीटल्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। कि बार बार एनिमल उसके फ्लावर पर विजिट करता है, उसके लिए फ्लावर को क्या देना पड़ता है, रिवॉर्ड देना पड़ता है। नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन क्या है, वो क्या है, यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर। जब वो अपने रिवॉर्ड लेने आते हैं तो क्या होता है, जो एनिमल है वो किसके कांटेक्ट में आता है, एंथर के कांटेक्ट में आता है और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। अब जो बॉडी होती है एनिमल की उस पर क्या लग जाता है, पॉलन ग्रेन लग जाते हैं। फिर जो जनरली स्टिकी हो जाते हैं जो स्टिकी होते हैं, मतलब जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर है उनके पॉलन ग्रेन कैसे स्टिकी हैं। व्हेन द एनिमल कैरी पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, अब वो लेके जाएगा, फिर वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वहाँ स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएगा और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं पॉलिनेशन इंसेक्ट्स। अब बात करें इन सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज में जो फ्लोरल रिवॉर्ड है वो क्या है, कैसे दिया जाता है कि
आपको एक सेफ जगह दी जा रही है, आप उसमें अपने एग ले कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जो टॉलेस्ट फ्लावर है कौन सा, एमॉर्फोलस। द फ्लावर इटसेल्फ इज 6 फीट इन हाइट, कितना है, 6 फीट लंबा है एमॉर्फोलस फ्लावर। एक सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, एक स्पीशीज है मॉथ और एक प्लांट है यूका, जहाँ पे जो दोनों स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते। अब मॉथ क्या करता है, वो डिपॉजिट कर देता है अपने एक लोक्यूल ओव्यूल, ओवरी का जो लोक्यूल है वहाँ पे, ओवेरियन कैविटी, दैट इज़ ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल हमने पढ़ा था, और लोक्यूल क्या है, ओवेरियन कैविटी। तो वहाँ पे मॉथ अपने एग डिपॉजिट कर देता है लोक्यूल में ऑफ द ओवरी, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय अ मॉथ, और फ्लावर उसके टर्न में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है उसका मॉथ के थ्रू। अब जो लार्वा है मॉथ का कम आउट ऑफ द एग एज अ सीड एंड स्टार्ट डेवलपिंग। अब जो लार्वा है वो कैसे आता है, एग से बाहर आता है, एज अ सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड डेवलप करना स्टार्ट करता है वैसे वैसे जो लार्वा होता है वो बाहर आने लगता है। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर, कह रहा है ये सारे फ्लावर देखो, ऑब्जर्व करो, देखो कैसे पॉलिनेटर आता है, कैसे ये सारी चीज़ें, ये कैसे प्रोसेस होता है। तो वही सब लिखा है कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना, इन सब का देखो, ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा एनिमल इनको विजिट करता है, कैसे इनके पॉलिनेटर्स हैं। तो यू हैव टू पेशेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर अ फ्यू डेज एंड द डिफरेंट टाइम्स। आपको पेशेंटली, तो क्या करना पड़ेगा, पेशेंटली आपको फ्लावर को देखना पड़ेगा 1-2 दिन तक, तो आप देख पाओगे क्या हुआ। आप ये भी देख पाओगे कि क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई रिलेशन है फ्लावर और उस एनिमल के विजिट के बीच में, कि नहीं अगर एनिमल ऐसा है तो फ्लावर ऐसा है, तो ये सब भी देख पाओगे। और क्या होता है, carefully observe if any visitor came in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination। कि ऐसा कोई विजिटर है सिर्फ वही आ रहा है और सिर्फ वही पॉलिनेशन करा पा रहा है, अगर कोई और आता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होता। मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। अब बहुत सारे इंसेक्ट और कंज्यूम ऐसे हैं जो पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं बिना पॉलिनेशन कराए। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड टू एज अ पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ऐसे जो विजिटर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, पॉलन नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। तो ऐसा आप विजिट करोगे तो ये सारी चीज़ें देख पाओगे। अब ये कह रहा है मे भी आप रिजल्ट पॉलिनेटर्स ना विजिट कर पाओ, लेकिन आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, एंड द पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ज़्यादातर जो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट करते हैं, मतलब एक ही में उनका पॉलन ग्रेन और एक ही में उनका फीमेल गैमेटोफाइट आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वही बात की गई है, सेम फ्लावर कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन करते जाए तो उससे क्या हो जाता है, इन रिजल्ट हो जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन से एक प्रॉब्लम आती है, ये PYQ में पूछा गया, उससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो डेवलप करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि ऐसा ना हो सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन। अब कुछ स्पीशीज़ हैं पॉलन की, कुछ स्पीशीज़ हैं जो पॉलन रिलीज़ कर देती हैं, एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब एक प्रोसेस ये है कि पॉलन पहले रिलीज़ हो जाए और जो हमारा स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब उनका एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये पहले हो रहा है फिर ये बाद में हो रहा है, या ये पहले हो रहा है ये बाद में हो रहा है। तो इन कुछ स्पीशीज में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होती। ईदर पॉलन इज रिलीज बिफोर, कि पॉलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं बन पाया, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया और पॉलन आ ही नहीं पाया। कुछ दूसरी स्पीशीज़ है अगर हम उनकी बात करें, इन सम अदर स्पीशीज जो एंथर और स्टिग्मा है वो डिफरेंट पोजीशंस में, ताकि पॉलन के कांटेक्ट में ना आ सके स्टिग्मा के ऑफ द सेम फ्लावर। तो एक तरीका ये हो गया, पहला क्या हुआ कि वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं। दूसरा में कह रहे हैं कि कुछ स्पीशीज़ में जो एंथर और स्टिग्मा है उनको डिफरेंट पोजीशंस पे रखा गया है ताकि जो पॉलन है वो कांटेक्ट में ही ना आ पाए, किसके, स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ पाए। और तो दूसरा क्या हो गया, कुछ स्पीशीज़ में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे होते हैं ताकि वो कांटेक्ट में ही ना आ पाए एक दूसरे के। बट बोथ दीज डिवाइसेज जो, लेकिन ये दोनों डिवाइसेज ना प्रिवेंट करते हैं ऑर्टोगैमी को, मतलब सेम फ्लावर वाले को प्रिवेंट करेंगे कि सेम फ्लावर से ही पोजिशन जो ट्रांसफ़र हमने देखा था कि पॉलिनेशन की 3 टाइप है, तो उसमें से ऑर्टोगैमी को प्रिवेंट करेगा।
अब जो थर्ड डिवाइस है वो प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग को इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? अब ये क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। पूछ सकते हैं कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आता है जिससे इनब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है वो? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन को फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या करता है कि जो पॉलन है वो क्या फर्टिलाइज ना कर पाए प्लांट को, सेम प्लांट के सेम फ्लावर को या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को, ऐसा ना कर पाए। कौन? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फ्रॉम फर्टिलाइजिंग, उसको फर्टिलाइज ना कर पाए। द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन अ पिस्टल। और कैसे होता है? ओव्यूल यहाँ पे इनहिबिट करता है कि वहाँ पे पॉलन का जर्मिनेशन ही ना हो पाए या फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ही ना हो पिस्टल में। तो इस तरीके से ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है। अनदर डिवाइस इज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा क्या है कि वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो। किसका प्रोडक्शन हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो। अगर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट पे, जैसे कि कैस्टर और मेज, जैसे मोनोशियस। अब इन्होंने मोनोशियस के एग्जाम्पल पूछ लें कि मोनोशियस के एग्जाम्पल बताओ, तो कैस्टर और मेज क्या है? मोनोशियस है। तो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेनेटोगैमी। कह रहा है अब ये सेम प्लांट पे तो आ रहे हैं, तो लेकिन ये क्या प्रिवेंट करेगा? ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर देगा लेकिन जेनेटोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो इन सेवरल स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जैसे कि पपाया, मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है प्रेजेंट होता है डिफरेंट प्लांट्स पे, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसे क्या बोलते हैं? डायोसी या फिर डायसिस के एग्जाम्पल। तो डायसिस का एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? पपाया। और मोनोशियस के एग्जाम्पल क्या दिए हैं यहाँ पे? कैस्टर एंड मीज। अब दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जेनेटोगैमी। और जब दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो वो क्या प्रिवेंट करेंगे? ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करेंगे और जेनेटोगैमी को भी प्रिवेंट करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। कि पॉलिनेशन क्या है, ये गारंटी नहीं करता कि वहाँ पे राइट टाइप का पॉलन आ जाए, मतलब कंपैटिबल पॉलन हो उसी स्पीशीज़ का स्टिग्मा पे। मान लो ये हमारा स्टिग्मा था, अब इस पर कोई पॉलन आया, तो वो कह रहे हैं जो पॉलन आएगा वो ये इंश्योर नहीं करेगा कि वो राइट टाइप का है, सेम स्पीशीज़ का। तो पॉलिनेशन ये इंश्योर नहीं करता। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज और द सेम प्लांट। कई बार क्या होता है पॉलन, गलत पॉलन आ जाए तो किसी और स्पीशीज का भी आ जाए, कई बार सेम स्पीशीज का भी गलत पॉलन आ जाता है। तो इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल, कि अपने आप में वो क्षमता, अपने आप में सक्षम ही नहीं है वो चीज़ कराने के लिए, वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी, अब भाई लैंड भी कर गया, वो उस चीज़ के लायक नहीं है लेकिन वो लैंड कर चुका है स्टिग्मा पे। तो अब क्या होगा, जो पिस्टल है ये हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाता है? पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके पास एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा इस पॉलन को, क्या उसे वो राइट टाइप का है, नहीं है, राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल है, उसके लायक है कि नहीं है, और द रॉन्ग टाइप या फिर गलत टाइप है, इनकम्पैटिबल है। अगर ये राइट टाइप है तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगी पॉलन को और प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को, कि अब पॉलिनेशन के बाद जो भी इवेंट्स हैं उसको ये प्रमोट करेगी, चलो राइट टाइप का है तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए। लेकिन अगर वो राइट टाइप का नहीं है तो क्या होता है? रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी और प्रिवेंट करेगी पॉलन जर्मिनेशन को। अगर राइट टाइप का है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी पॉलन को, प्रिवेंट करेगी जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, कि मतलब स्टिग्मा पर जर्मिनेशन ना हो पाए, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ना हो पाए। अब द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by the acceptance or rejection is a result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil। अब ये क्या होता है? ये कह रहे हैं कंटिन्यूस डायलॉग सिस्टम है, मतलब ये नहीं कि एक बार में बस हो गया, एक बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ऐसी बात होती है, उसे कहा गया पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो ये एबिलिटी पिस्टल की रिकॉग्नाइज करने की पॉलन को, फिर उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और किसका रिजल्ट है? एक कंटिन्यूस डायलॉग का रिजल्ट है, और किसके बीच में होता है? पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में होता है। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाई, कैसे होता है ये डायलॉग, कैसे होती है बातचीत? केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू, पॉलन इंट्रैक्शन विद दोज ऑफ द पिस्टल। जो पॉलन इंटरेक्ट कर रहा है पिस्टल के साथ, उसमें क्या होता है? केमिकल कंपोनेंट्स होता है, उसके थ्रू ही बातचीत चलती है। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर ये देखा गया कि बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये क्या देखा है कि अभी रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि कुछ बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई करा कि कुछ पॉलन और पिस्टल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइजेशन कर पाते हैं कि उनको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। एज मैंशन अर्लियर, अगर बात की जाए, जब हमने पहले बात की है, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स। अगर वो कंपैटिबल है तो पॉलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट कर जाएगा स्टिग्मा पे, और पॉलन ट्यूब बन जाएगी, जहाँ से एक जम्पोर से चल जाएगी। अब जम्पोर कहाँ था?
जहाँ पे स्पोरोपोलेन एब्सेंट थी। वहाँ से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, वो ग्रोथ करेगी, स्टिग्मा से अंदर होते हुए जाएगी और किधर से जाती है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब जो पॉलन ग्रेन के कंटेंट है वो पॉलन ट्यूब में मूव करेंगे। पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। कहाँ से करेगी, स्टिग्मा पे यहाँ लैंड करेगा, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाएगी हमारी पॉलन ट्यूब। ये हमारी पॉलन ट्यूब है। दैट यू कुड रिकॉल दैट इन द सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर शेड होते हैं 2 सेल कंडीशन पे, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स की बात की जाए तो अब जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ चल रही होती है स्टिग्मा के अंदर। तो अब यहाँ पॉलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन पे शेड हुआ था, वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है तो जो जनरेटिव सेल होगा डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गैमेट बना देगा। इन प्लांट विच शेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, जहाँ 3 सेल कंडीशन पे शेड होता है वहाँ पे पॉलन ट्यूब कैरी करती है 2 मेल गैमेट को फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। अब पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुँच जाएगी तो एंटर करेगी ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल। कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइल के, और एंटर करती है वन ऑफ द सिनर्जिड्स। फिर कहाँ जाती है, फिर जाती है सिनर्जिड्स की तरफ थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू, क्योंकि फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ये था कि उसको गाइड करना पॉलन ट्यूब को कि कैसे उसे अंदर जाना है सिनर्जिड्स के अंदर। Many recent studies shows that the filiform apparatus present in the micropylar part of the synodid guide the entry of the pollen tube। अब यही बताया कि इसका फंक्शन क्या है। ये देखा गया है कि फिलीफॉर्म apparatus जो होता है वो प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर पार्ट पे सिनर्जिड्स के, वो गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब को एंट्री कैसे लेनी है। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर्स। अब ये कह रहे हैं ये सारे इवेंट, कौन से इवेंट, ये सारे इवेंट कहाँ से लेके, पॉलन के डिपोजिशन होने स्टिग्मा से, ऐसे स्टिग्मा पे पॉलन के आने से लेके फिर पॉलन ट्यूब का बनना, अंदर जाना ओव्यूल के अंदर, और फिर वहाँ से पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन करना। तो ये सब किसके अंदर आता है, मतलब पॉलन का स्टिग्मा पे आना, पॉलन ट्यूब का बनना और ओव्यूल तक अंदर तक जाना, सब क्या आता है, ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर ही आता है। एज पॉइंट आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर प्रमोशन होगा या फिर इनिबिशन होगा पॉलन का, इसके बाद ये देखा जाता है। जो नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पॉलन पिस्टल एक्सट्रैक्शन। अगर इस एरिया में, इस फील्ड की नॉलेज किसको हेल्प करेगी, प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करेगी। अब क्या हेल्प कर सकती है, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला कर सकते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को। अगर इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन है तो हमें डिजायर्ड हार्बिट कैसे लेने हैं, तो हम इस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes of the slide under the low power lens of the microscope, you are likely to see the pollen tube coming out of the pollen grain। तो हम कैसे देख सकते हैं pollen tube, इनमें आसानी से देख सकते हैं pollen germination। किन किन फ्लावर्स की बात की है यहाँ पे, पी की, चिक पी की, फिर क्रोटोलेरिया है, बाल्सम है और विनका है। इनको हम ग्लास लाइट पे देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक ड्रॉप हम शुगर सॉल्यूशन के लिए 10 में 10% क्या होना चाहिए हमारा, शुगर। फिर उसमें फिर 15 से 30 मिनट के बाद हम उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से बाहर निकलना शुरू हो गई होगी। एज यू शेल लर्न इन चैप्टर ऑन द प्लांट ब्रीडिंग, जैसे आप प्लांट चैप्टर मतलब प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है, 9 पढ़ोगे कि अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनेरा टू कॉम्बाइन डिजायरेबल करेक्टर। कि जो अब एक ब्रीडर है जो ब्रीड्स बनवाएगा वो क्या चाहता है कि वो इंटरेस्टेड होता है कि वो क्रॉसिंग कराए अलग अलग स्पीशीज़ की, अलग अलग जेनरा की, ताकि उसे डिजायरेबल करेक्टर मिल जाए और उन्हें कमर्शियली प्रोड्यूस कर सके एज अ सुपीरियर वैरायटीज़ के फॉर्म में। तो अब उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है। एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की, मतलब क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए, उसकी रजिस्टर प्रॉपर्टी ये सब इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा क्या है तरीका है। तो एक वन ऑफ द मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की, जिसमें क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये इंश्योर करने के लिए, ये मेक करने के लिए कि जो डिज़ायर पॉलिन ग्रेन है वही यूज़ हो पॉलिनेशन के लिए और स्टिग्मा के लिए।
कि मतलब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही यूज हो पॉलिनेशन के लिए। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है कंटेमिनेशन से कि उस पर कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में यही है, ऐसा क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करने के लिए कोई भी डिजायर्ड पॉलन आके वहाँ पे पॉलिनेशन ना करवा दे, स्टिग्मा पे ग्रो ना कर दे, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना किससे, अनवांटेड पॉलन से। दिस इज अचीव्ड बाय द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। अभी किस तरीके से किया जाता है, कैसे बचाया जाता है स्टिग्मा को कि उस पर अनवांटेड पॉलन ना आए और कोई भी ऐसे अपने आप से वहाँ पे पॉलन ग्रेन आके आना जाए, वहाँ पे कंटामिनेशन हो जाए। तो कैसे करते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इफ द फीमेल पेरेंट बियर बायसेक्सुअल फ्लावर, अब फीमेल पेरेंट के पास क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर से मतलब दोनों फ्लावर्स के पास मेल और फीमेल। तो रिमूवर ऑफ एंथर, अगर हम एंथर को रिमूव कर दें फ्लोरल बर्ड से बिफोर द एंथर डेहिसेंस, की एंथर डेहिस करने से पहले हमने एंथर रिमूव कर दिए, फोर्सेप का यूज़ करा। मान लो ये हमारा फ्लावर है पूरा और ये हमारा क्या है, यहाँ पे एंथर है, ठीक है। अब एंथर दही से होता है कि पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, उससे पहले ही हमने इसको कट कर दिया। यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप हमने यूज़ करा। दिस स्टेप इज रेफर टू एज एमेस्कुलेशन, इस स्टेप को एमेस्कुलेशन कहते हैं। एमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर क्या है, कवर्ड विद अ बैग ऑफ द सुटेबल साइज, फ्लावर को कवर कर देना सुटेबल साइज के साथ, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, बटर पेपर का बना होता है। अगर हम प्रिवेंट करना है कंटेमिनेशन इसका स्टिग्मा का विद अनवांटेड पॉलन, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। अब तो अगर हमें प्रिवेंट करना है कि जो हमारी क्या है स्टिग्मा उस पर अनवांटेड पॉलन आके जर्मिनेट ना कर जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, इमेस्कुलेशन पढ़ा, जब उनको रिमूव कर दो एंथरडाइसिस ना कर पाए। फिर दूसरा क्या है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर को उसके ऊपर बैग रख दिया जाता है सुटेबल साइज का, ताकि कोई भी आके उसको पॉलिनेट ना कर दे। तो इस चीज़ को कहा जाता है इस चीज़ को कहा जाता है बैगिंग। अब जो स्टिग्मा है बैग्ड फ्लावर का, जिनको हम ढक चुके हैं, वो क्या अटेन कर लेते हैं, रिसेप्टिविटी अटेन कर लेते हैं, और मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया जाता है एंथर से, मेल पेरेंट से। फिर उनको डस्टेड करते हैं स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे उसको डस्ट कराते हैं। फिर फ्लावर से रीबैक किया जाता है, वापस से ढक दिया जाता है, और फ्रूट इज अलाउड टू डेवलप, और क्या उनको छोड़ दिया जाता है कि वहाँ पे फ्रूट का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। अब बात करें, अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब अलग अलग, कोई भी वहाँ पे ज़रूरी ही नहीं है, अब मैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फीमेल फ्लावर बर्ड्स है वो बैग्ड है बिफोर द फ्लावर्स आर ओपन, मतलब फीमेल फ्लावर को ढक दिया गया है, बैक करके दिया गया है कि वहाँ पे फ्लावर्स खोलें उससे पहले ही। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा बाय यूजिंग द डिजायर्ड पॉलिन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। फिर वैसे ही होगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, डिजायर्ड पॉलिन जो चाहिए उसे लाया जाएगा, पॉलिनेशन कराया जाएगा, फिर वापस से फ्लावर को दोबारा ढक दिया जाएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बस हम क्या नहीं कर रहे हैं, इमेस्कुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब एंट्री हो जाती है वन ऑफ द सिनेडिड्स के थ्रू पॉलन ट्यूब की। अब जो पॉलन ट्यूब रिलीज करती है दो मेल गैमेट साइटोप्लाज्म सिनेडिड, सिनेडिड्स के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। अब जो ये वन ऑफ द मेल गैमेट है वो कहाँ जाने लगता है, एग सेल की तरफ जाता है और फ्यूज कर जाता है उसके न्यूक्लियस के साथ। क्या करेगा, अब वो रिलीज हो गए तो दो मेल गैमेट हैं वो रिलीज होंगे, वो क्या कर रहे हैं, मूव टूवर्ड द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। एग सेल के साथ एग सेल की तरफ मूव करेंगे और उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे न्यूक्लियस के साथ, और क्या कर लेंगे, सिनगैमी पूरी कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, क्या बन जाता है, एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है, द जाइगोट। अब जो अदर मेल गैमेट है वो मूव करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जो सेंट्रल सेल में थे, और फ्यूज करेगा उनके साथ क्या बनाने के लिए, एक ट्राइप्लॉइडी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए, पेन। तो क्या था, एक जो था एक मेल गैमेट वो एग सेल की तरफ चला, एग सेल कहाँ थे हमारे, दो सिनर्जिड्स के बीच में एग सेल चला, वहाँ पे फ्यूज़ करा न्यूक्लियस उसके साथ, और क्या बना दी, सिनगैमी बना दी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द, इससे क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल बना जिसे कहा गया जाइगोट। अब जो दूसरा मेल गैमेट था वो पोलोन्यूक्लियाई की तरफ जाएगा जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड है, वहाँ फ्यूज कर जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रिप्लॉइड, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि वहाँ पे ट्रिप्लॉइड कैसे हुआ, क्योंकि एक एन और एन ऐसे सेंट्रल सेल में प्रेजेंट था, फिर एक मेल गैमेट गया यहाँ पे, इनका फ्यूजन हो गया तो क्या बन गई, 3n प्लॉइडी बन गई, और क्या बना ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बना, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस टर्म्ड एज ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेक, कि जो 2 टाइप के फ्यूजन्स हुए हैं, ये सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या हुए हैं, एम्ब्रियो साइक में हुए हैं। द फिनोमेना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, और ये इवेंट यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में देखने मिलता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जो अब जो सेंट्रल सेल थे, मतलब ये बीच वाला सेल जो था हमारा, जिसकी प्रोडक्ट 3n बनी, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा वो डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में, और फिर जो वाइल्ड जाइगोट और जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और यहाँ पे वो तीनों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होता है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के फ्यूजन होते हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। और देखो ये क्या डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये डीजनरेटिंग सिनेर्जिड्स, अब सिनेर्जिड्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं जब एक सेल से क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है यहाँ पे, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया हमारा ये 3n प्लॉइडी। ये हमारे एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट PY, क्योंकि ये क्या ये इवेंट किसके लिए यूनिक होता है, यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट, क्या मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। अब देखो फिर एक लाइन लिखी है, जो सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वही ये सेंट्रल सेल था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, फिर बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फिर बनता है हमारा एंडोस्पर्म इसके बाद, और जाइगोट डेवलप हो जाता है हमारा एम्ब्रियो में। तो ये हमें याद रखना है, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद बनता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर बनता है हमारा एम्ब्रियो। तो ये था पूरा। फिर ये इसके अलग अलग स्टेजेस हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है डाइगोट में, डाइकॉट्स जो प्लांट होते हैं उसके अंदर। तो पहले जाइगोट है, फिर 2 सेल कंडीशन, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, ये सस्पेंसर सेल्स होते हैं, फिर रेडिकल बनता है जो रूट बनाएगा, और ये हमारे 2 कॉटिलिडॉन्स आ गए, प्लूम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, ये मैच्योर फॉर्म है हमारी एम्ब्रियो की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जो इवेंट है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वो स्टार्ट होगा, मैच्योरेशन हो गया ओव्यूल्स का सीड्स में, ओवरी का फ्रूट में, जिसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो हम पढ़ रहे थे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है ना वो पहले हो जाता है और एम्ब्रियो का बाद में होता है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जब एंडोस्पर्म पूरा बन जाएगा। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिशन देगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को, अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो एम्ब्रियो ग्रो कैसे करेगा, इसलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है और एम्ब्रियो का बाद में। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं रिपीटेडली, लगातार डिवाइड करते रहते हैं और क्या बना लेते हैं, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। सेल है, सेल के बाद टिश्यू ही बनेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना। अब जो सेल है इस टिश्यू के वो फिल होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के साथ, और इसको यूज़ करा जाता है न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अब हम बात करें मोस्ट कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, जो PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स के अंदर जाता है और क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। अब ये स्टेज जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और एंडोस्पर्म क्या बनने लगता है, सेलुलर बनने लगता है। अब बात की जा रही है जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं जो बने हैं फाउंड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, वो उनका जो नंबर है वो बहुत वेरी करता है। अब जो कोकोनट वाटर की बात करें, हम देखते हैं जो टेंडर कोकोनट, जो मतलब बेसिकली जो पानी मिलता है हमें कोकोनट के अंदर, वो क्या है, वो उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसका बना हुआ है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई के बना हुआ है, और उसको कौन सराउंड करता है, उसके आसपास वाइट कर्नल सराउंड करके रखता है।
और वाइट कर्नल क्या है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसने फर्दर डिवाइड करा, फ्री न्यूक्लियर बनाया, फ्री न्यूक्लियर के बाद वहाँ पे फिर सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। तो ऐसे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर वहाँ पे फिर बनती है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर वहाँ पे एंडोस्पर्म सेलुलर बन जाता है। तो कोकोनट में जो पानी होता है वो उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो वाइट कर्नल होता है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म में ईदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी ग्राउंडनट और बी में, मतलब जो एंडोस्पर्म है या तो पूरा कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसने उसको पूरा कंज्यूम कर लिया। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो पूरा कंज्यूम कर लेगा, पी ग्राउंडनट और बीन्स, मतलब हमारा एम्ब्रियो ग्रो करा और उसने जो भी न्यूट्रिशन था उसके पास उसने सारा कंज्यूम कर लिया बिफोर द सीड मैचुरेशन, और इट में परसिस्ट, और कुछ कुछ में वो रह भी जाता है, पूरा यूज़ नहीं हो पाता कुछ मैच्योर सीड में, जिसका एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट, एंड बी यूज़ अप, उनको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन के टाइम पे उसको यूज़ किया जाता है। स्प्लिट ओपन ऑफ सम सीड्स, अगर हम अब सीड्स को तोड़ के देखेंगे तो हमें वहाँ पे एंडोस्पर्म दिखाई देगा, कि अब वही कि देखो कि किसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाएगा नहीं रह जाएगा, आप ऐसे देख सकते हो। अब बात करते हैं हम एम्ब्रियो की। तो जो एम्ब्रियो डेवलप्स है वो कहाँ पे डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है, क्योंकि वहीं से पोलन ट्यूब हमारी अंदर जा रही थी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। अब जो मोस्ट जाइगोट हैं वो डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर समटन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, तभी डिवाइड करते हैं जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। ये अडेप्टेशन क्यों की गई है, कि ये इसलिए की है कि आपको न्यूट्रिशन पूरा मिले, आपको डेवलप करने के लिए, किसको डेवलप करने के लिए, एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए पूरा न्यूट्रिशन वहाँ मिले, इसलिए ये अडेप्टेशन की गई है। दो द सीड डिफर ग्रेटली, जो सीड्स हैं वो तो बहुत डिफर करते हैं अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, तो उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनी। मतलब सीड्स में बहुत सारी हमें क्या देखने मिलेगी, वेरिएशन देखने मिलेगी। कह रहे हैं कि ज़्यादातर सब में क्या होता है, जाइगोट तब डेवलप करेगा, तब एम्ब्रियो बनेगा जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाए, लेकिन हम ये देखते हैं लेकिन एम्ब्रियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलता है। अब जो अर्ली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। वो सिमिलर होती है दोनों ही मोनोकॉट और डाइकॉट्स में। अगर हम इनकी फिगर देखते हैं, फिगर 2.13, तो ये दिखाएगी स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकॉटिलिनस एम्ब्रियो, जो भी हम देख के आए थे कि ग्लोबुलर, हार्ट शेप, ये सारी चीज़ें। तो जाइगोट क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाता है, सब्सिक्वेंटली वो डिवाइड होता है ग्लोबुलर शेप में, फिर हार्ट शेप में, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो में। तो ये क्या है, इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। अब बात करें अगर हम एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो की, जो अब ये फिगर में देखें, फिगर 2.14 का ए, ये वाला पार्ट, तो ये किसका एम्ब्रियो है, डाइकॉट का एम्ब्रियो। देखो दो प्लूम्यूल है, दो कॉटिलिडॉन्स है, प्लूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम, फिर हाइपोकोटाइल, नीचे रेडिकल रूट सिस्टम, और ये रूट कैप, और नीचे ये जो दिया गया है ये दिया गया है मोनोकॉट का, ये है मोनोकॉट का, ये डाइकॉट का। यहाँ सिंगल कोटिलेडन है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं, कवरिंग है सीलियोपेटाइल, फिर यहाँ पे एक शूट एपेक्स है, नीचे सीलियो रहीजा है, तो ये नीचे मोनोकॉट का। अब इसको हम पढ़ते हैं। अब बात करें टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की, तो जो उसके पास क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलडॉन्स है, अभी हमने देखा ऐसे क्या था, दो कॉटिलडॉन्स थे, फिर नीचे इसका पूरा स्ट्रक्चर जा रहा था। जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलडॉन्स के ऊपर वाला, उसे कहते हैं हम एपिकोटाइल, जो टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल में। अभी हमने यहाँ देखा था, यहाँ प्लूम्यूल था ऊपर, तो यही देखो ये क्या है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, प्लूम्यूल में, और कॉटिलडॉन के ऊपर वाला रीजन होता है एपिकोटाइल, और ये कहाँ टर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल पे जाकर टर्मिनेट होता है। फिर हमने देखा कि इसे प्रीम्यूल बोल दो या फिर स्टेम टिप बोल दो, मतलब जहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होगा। अब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है नीचे वाला, कॉटिलडॉन के नीचे वाला, उसे क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला कॉटिलडॉन के ऊपर वाला दैट इज एपिकोटाइल, कॉटिलडॉन के नीचे वाला हाइपोकोटाइल, और वो टर्मिनेट होता है लोअर एंड पे, जिसे कहते हैं रेडिकल या फिर रूट टिप, जो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो रूट टिप है वो किसके थ्रू कैप होती है, रूट कैप के थ्रू। अभी हमने देखा था ऊपर डायग्राम में, ये क्या है हमारी रेडिकल, जिसे हम रूट टिप भी कहते हैं। इसे किसने कवर करके रखा है, रूट कैप ने कवर करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट की, तो वहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है, ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन मोनोकॉट का एग्जांपल है, जिसे कहते हैं स्क्यूटेलम। उसके एक कॉटिलेडॉन को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा जाता है। वो कहाँ लोकेटेड है, वन साइड पे, लेटरल साइड पे, लेटरल होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो कहाँ है वो, लेटरल साइड पे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल। अब लोअर एंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है
उसके पास रेडिकल और रूट कैप किस में इनक्लोज है, एक शीट में होता है, और वो शीट कैसी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होती है, उसे कहते हैं कोलियोरहिजा, जो भी हमने यहाँ देखा था। देखो ये हमारा डायग्राम है, ये क्या है, रेडिकल है, रूट टिप, फिर उसको रूट कैप, और कहाँ कवरिंग है इसकी, एक कवरिंग है कीलोरहिजा। ये क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होती है, रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है। ऐसी ऊपर है जो शूट एपेक्स शूट टिप को करके रखेगी, दैट इज सीलियोपेटाइल। मोनोकॉट की बात चल रही है, तो उसे स्क्यूटेलम कहा गया। ऐसी जो रेडिकल और रूट कैप है वो एनक्लोज है एक अनडिफरेंशिएट, जिसे कीलोरहिजा कहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव एक लेवल अटैचमेंट स्क्यूटेलम का, जिसे एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल के पास सूट एपेक्स होता है, कुछ लीफ प्राइमोडिया होती हैं जो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज है। अब हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सीलियोपेटाइल। तो सीलियोपेटाइल के अंदर क्या क्या है, शूट एपेक्स है, कुछ लीफ प्राइमोडिया है, ऐसे नीचे सीलियोरहिजा, उसके अंदर रूट टिप है और उसकी रूट कैप है। अब ये कह रहा है कुछ सीड तोड़ो, पानी में भिगो के रखो, तो तुम्हें अलग अलग एम्ब्रियो के पार्ट्स दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स क्या है, कुछ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन हर एंजियोस्पर्म में सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड का दूसरा नाम क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये भी हमें याद रखना है। सीड का दूसरा नाम है हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स कहाँ बनते हैं, हमारे फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। अब जो सीड टिपिकली के पास सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन होते हैं और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। अब जो कॉटिलिडॉन है एम्ब्रियो के, वो सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक है, स्वेलो है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज है फूड रिजर्व मटेरियल, मतलब उन्होंने खाना, बचा हुआ खाना, रिजर्व हुआ खाना स्वेल रखा हुआ है, इसकी वजह से वो स्वेलन हो जाते हैं। जैसे हम बात करें लेग्यूमिनस की। अब जो मैच्योर सीड है वो तो या तो नॉन एल्ब्यूमिनस है या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बोल सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस वो सीड होता है जहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म का रेसिड्यू नहीं बचेगा, तो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एज इट कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था और उसको पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया, जिसके एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। अब जो एल्ब्यूमिनस सीड है, अगर उनका कुछ पार्ट रहे, जब एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जहाँ पे एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे, उसके एग्जांपल है वीट, मीज, बार्ले एंड कैस्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल्स की, नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल, उसके एग्जांपल कौन, तो पी और ग्राउंडनट किसके एग्जांपल है, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ओकेजनली इन सम सीड्स की बात करें तो जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट होते हैं, वहाँ पे रेमिनेंट्स बच जाते हैं न्यूसिलस के, न्यूसिलस का कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाता है। इस रेसिडुअल या पर्सिस्टेंट न्यूसिलस को कहा जाता है पेरिस्पर्म। ये भी PYQ में पूछा गया है कि बचे हुए जो न्यूसिलस का कुछ पार्ट है, पर्सिस्टेंट न्यूसिलस है, उसे क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। अब बात करें हम इंट्यूमेंट्स की, जो ओव्यूल्स की जो कवरिंग थी उसको इंट्यूमेंट्स कवर करके रख रहे थे, फिर उसके अंदर हमें मास ऑफ सेल मिल रहा था, फिर जो डिफरेंट न्यूसिलस था वो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, मेगास्पोर मदर सेल बना रहा था। वही जो इंट्यूमेंट्स है ओव्यूल के, वो हार्डन है और टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, वो सीड कोट की कवरिंग बनाएंगे, बेसिकली सीड कोट बनाएंगे इंट्यूमेंट्स। अब जो माइक्रोपाइल रिमेन है, पोर है, कह रहे हैं जो माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब मान लो ये पूरी हमारी ओव्यूल था, ये इसके इंट्यूमेंट्स से इन्होंने सीड कोट बना लिया। अब ये कह रहे हैं यहाँ माइक्रोपोर अभी भी रहेगा। माइक्रोपोर एक स्मॉल पोर की तरह ही रहता है सीड कोट पे। ये क्या फैसिलिटेट करता है कि एंट्री हो जाए वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर की सीड के अंदर, जब उसको जर्मिनेशन की ज़रूरत हो, और जब सीड मैच्योर करे तो उसके पास वाटर कंटेंट जो रिड्यूस है, तो सीड रिलेटिवली ड्राई हो जाता है 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। तो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एम्ब्रियो की स्लो डाउन हो जाती है। तो एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी और ए फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल। मतलब जब कहीं बार उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती, तो कौन सी स्टेज में चल जाता है, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चल जाता है, जहाँ पे वो खाली बस पड़ा रहता है इनएक्टिवली, उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। और फिर जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाए, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, तो वापस से वो जर्मिनेट कर जाता है। एज ओव्यूल मैच्योर होते हैं सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ओव्यूल डेवलप होगा सीड में, ओवरी डेवलप होगी फ्रूट में। अब जो वॉल है ओवरी की, वो डेवलप होती है वॉल ऑफ फ्रूट में। अब ओवरी की भी वॉल थी, वो किस में डेवलप होगी, फ्रूट में की वॉल में डेवलप होगी, जिसे कहा जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। द फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गुआवा और ऑरेंज मैंगो में एक्सेट्रा, और ड्राई हो सकता है जैसे कि ग्राउंडनट में। तो जो फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल क्या है, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, और ड्राई का एग्जांपल है ग्राउंडनट और मस्टर्ड।
एक्सेट्रा। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ अ डिस्पर्जल ऑफ सीड। बहुत सारे फ्रूट्स ने मैकेनिज्म इवॉल्व करें कि उन्हें अपना कैसे सीड को फैलाना है, डिस्पर्स करना है, ये सारी चीज़ें वो अडॉप्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं कि कोई रिलेशन है कि वहाँ पे कितने ओव्यूल प्रेजेंट हैं किसी ओवरी के अंदर, कि कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं और कितने सीड हैं। हाँ, तो जितने ओव्यूल इतने सीड। अभी हमने पढ़ा था मोनोकार्पलरी और ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे सीड्स, कम सीड, सिंगल है। लाइक हमने पढ़ा था मैंगो का एग्जांपल, एक ही सीड मिलता है तो मोनोकार्पलरी, एक उससे अराइज हुआ है वो। तो ओव्यूल और सीड्स में क्या रिलेशन है यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, बाय द टाइम फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी से, और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। हाउएवर कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू की बात करें, तो जो थैलेमस है वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। अब ये भी PYQ में पूछा गया है कि कौन कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सब तो डीजनरेट होते हैं, तो थैलेमस है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। और ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटली ओवरी का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है फ्रूट बनने में, कुछ और भी जो पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व कर रहा है। कौन इन्वॉल्व कर रहा है? थैलेमस, जिसका एग्जाम्पल है एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में और कैश्यू में। जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं? सीधे ओवरी से डेवलप होता है, उनको ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़, ज़्यादातर स्पीशीज़ में जो फ्रूट है वो किसका रिजल्ट है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जहाँ पे फ्रूट डेवलप हो जाता है बिना ही फर्टिलाइजेशन के, और ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जहाँ पे उनका डेवलपमेंट नहीं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप नहीं होते। ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसका एग्जांपल है बनाना। ये भी PYQ में पूछा गया, पार्थेनोकार्पिक का एग्जांपल बताओ, तो बनाना। पार्थेनोकार्पी, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट आ गया तो हर जगह पार्थेनोकार्पी, और एनिमल आ गए तो वहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। नहीं, जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तब कार्पी है, सिर्फ तब कार्पी। वेदर अगर वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट ही प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो पार्थेनोजेनेसिस ही कहलाया जाएगा। क्या उसे ये नहीं कहेंगे कि पार्थेनोकार्पी हो जाएगा। फ्रूट्स का बनना इस पार्थेनोकार्पी, बस जहाँ पे आ जाए कि फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो पार्थेनोकार्पी होगा। बाकी कोई और चीज़ डेवलप हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो वो हमेशा पार्थेनोजेनेसिस ही के अंदर ही आएगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शायद 2018 में इसका एक PYQ भी आया था इसी बेस पर। ज़्यादातर बच्चे उसको पार्थेनोकार्पी लगा के आए थे, लेकिन उसका आंसर पार्थेनोजेनेसिस था, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हुई थी, ना कि फ्रूट की। तो अगर हम जो पार्थेनोकार्पी हैं उसे इंड्यूस भी करा सकते हैं, खुद से भी करा सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करके, और ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट सीडलेस होते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड्स बहुत सारी एडवांटेज देते हैं एंजियोस्पर्म को। पहला क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो बहुत क्या है, जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट है, पानी के इंडिपेंडेंट है, और सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। Also, seed have been adaptive strategy for dispersal to new habitat that help the species। मतलब कि सीड्स के पास ये एबिलिटी भी है कि वो कैसे उसको अपने आप को फैलाना है जगह जगह, तो इससे क्या उनकी जो स्पीशीज़ है वो अलग अलग एरिया में फैल सकती हैं। एज दे हैव द सफिशिएंट फूड रिजर्व, इनके पास फूड रिजर्व मटेरियल भी होता है। किसके फॉर्म में? एंडोस्पर्म के फॉर्म में। तो यंग सीडलिंग्स क्या होते हैं? नरिश हो जाते हैं जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, तो उनको अच्छा खासा नरिशमेंट भी मिलता है अपने आप से। अब जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यंग एम्ब्रियो को। द हार्ड सीड कोट कौन बनाया था? इंट्यूगमेंट्स, वो क्या कर रहे थे? अब वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल रही है। ये सारी एडवांटेज चल रही है एंजियोस्पर्म में, कि वो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी है, उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी है, उनके पास प्रोटेक्शन भी है, और बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, जिसके वजह से वो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस भी देखने मिलती हैं। अब जो सीड है वो बेसिक्स है हमारे एग्रीकल्चर का। अगर सीड ही ना हो तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? दैट इज सीड। Dehydration and dormancy of the mature seed are crucial for the storage of seeds, which can be used as a food throughout the year and also to raise the crop in the next season। कि dehydration और dormancy क्या था? जब वो अपना इनएक्टिव स्टेज में जा रहा था, किसकी? मैच्योर सीड का एक क्रूशियल चीज़ है वो स्टोरेज, सीड्स को स्टोर करने के लिए, जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं फूड पूरे साल में खाने की तरह, और कुछ से अपनी क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? कि आप खेती बाड़ी सोच भी सकते हो बिना बीजों के, या तो कैसे? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड।
How long do the seed remain alive after they are dispersed? This period again vary greatly. In a few species, the seed lose viability within a few months. जैसे हमने pollen grain में देखा था कि कुछ seeds थे जो वेरिएबिलिटी अपनी जो टाइम था वो शेड होने के बाद ही कुछ ही समय बाद वो खो देते थे। वहीं पे कुछ थी जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेंसी, वहाँ पे कितना लंबा ड्यूरेशन था। ऐसे ही जो सीड्स होते हैं वो किस पे इनका जो ये डिपेंड करता है कि कब तक वो अलाइव रहेगा डिस्पर्स होने के बाद। ये वेरी करता है ग्रेटली। कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ पे सीड वाइबिलिटी अपने कुछ मंथ्स में ही खो देते हैं। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर, और बहुत सारे कैसे हैं जो उनके सेवरल ईयर्स तक वो रहते हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी PYQ पूछे गए हैं। कुछ सीड्स हैं जो लाइव रहते हैं 100 साल तक। दे आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। सबसे जो ओल्डेस्ट है वो क्या है, ल्यूपाइन का, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, इवैक्यूएटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा। कहाँ से निकाले गए इसको, आर्टिक टुंड्रा से। तो यहाँ पे जब सीड जर्मिनेटेड एंड द फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ अ डॉर्मेंसी। कितने साल बाद, 10,000 इनएक्टिवेशन के बाद ये जो आर्टिक टुंड्रा में पाया गया हमारा कौन, ल्यूपाइन, और ल्यूपाइनस आर्कटिकस वो ने उसकी वाइबिलिटी इतनी लंबी थी। एक रीसेंट रिकॉर्ड है कि 2000 साल पुराना वाइबल सीड मिला है किसका, डेट पाम का, खजूर का, दैट इज फोनिक्स डेक्टिलीफायरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल इवैक्यूएशन द किंग हॉट्स पैलेस नियर द डेड सी। तो जो नियर डेड सी थी उसके आसपास इसका भी पाया गया। किसका पीट, हम किसका सीड पाया गया, डेट पाम का, जिसे कहते हैं हम फोनिक्स डेक्टिलीफायरा। कितना साल पुराना है, 2000 साल पुराना। और जो आर्टिक टुंड्रा में हमें मिला है ल्यूपाइनस आर्कटिकस, उसका कितना है, सबसे ओल्डेस्ट है वो, उसके एस्टिमेट है 10,000 साल पुराना। अब ये कह रहा है कि आप ब्रीफ अकाउंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब समझ ही सके हो, तो आपको ये समझ गया हो गया कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फ्लावरिंग प्लांट की कैसे देख सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो अब ये पूछ सकते हो कि कितने एग प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियोसेक में, क्या एम्ब्रियोसेक कहाँ प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ओव्यूल कहाँ होते हैं ओवरी में, ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप क्या सोच सकते हो, कुछ प्लांट जिसमें फ्रूट्स के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स हैं, हाँ हमने देखे हैं। किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर कितने ज़्यादा सीड्स मिलते हैं हमें। ऑर्किड फ्रूट, अब जो ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। अब इन्होंने, एक तो हम वाटरमेलन पढ़ते हैं और इन्होंने इसके साथ साथ ऑर्किड का एग्जाम्पल भी दिया। ऑर्किड क्या है हमारा, मोनोकॉर्ड, तो इसमें क्या है, बहुत सारे सीड्स हैं हमारे पास। सिमिलरली इन द केस इन द फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज़, और कुछ पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनके फ्रूट्स की बात करें जैसे कि और को बैंके एंड द स्ट्रिगा, तो हम इसका एग्जांपल याद ही कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पैरासिटिक स्पीशीज़ के एग्जांपल है और बैंके एंड स्ट्रिग्मा। हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फाइकस, के फाइकस का छोटा बीज देखा है आपने। हाउ द लार्ज इज अ ट्री, कितना बड़ा होता है फाइकस, डेवलप होता है छोटे से बीज पे। जैसे बिलियन ऑफ सी डज ईच फाइकस आर ट्री प्रोड्यूस। वन यू इमेजिन एनी द एग्जाम्पल विच सच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द। क्या आप ऐसे देख सकते हो, क्या डिस्कवर कर सकते हो कि जहाँ पे एक टाइनी सा स्ट्रक्चर इतना बड़ा लार्ज बायोमास दे दे। तो यही है। तो ऑर्किड किसका एग्जांपल, जहाँ पे बहुत सारे क्या है बीज हैं। जो और ब्रैंकिया और स्ट्रिगा है वो क्या है, पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, क्या है ये। ऑल दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सीड भी क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि एस्टेरेसी और ग्रासेस इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म, उन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करा है सीड को प्रोड्यूस करना अब विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने देखा फ्रूट का प्रोड्यूस होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पार्टिनोकार्पी ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोजेनेसिस, और सीड का प्रोड्यूस होना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, उसे कहा जाता है एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, अभी हमने पता फ्रूट प्रोडक्शन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो मिमिक करता है, जो मतलब उसकी तरह एक्ट करता है कि वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड्स को डेवलपमेंट करने के लिए। कुछ स्पीशीज़ हैं डिप्लॉयड एक सेल वहाँ पे बन जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। मोर ऑफन अगर हम देखें सिट्रस और मैंगो में, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिट्रस और मैंगो की बात कर रहे हैं। तो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियोसेक स्टार्ट डिवाइडिंग, क्या होता है उसमें जो न्यूक्लियर सेल थे हमारे, ठीक है, उसके आसपास में जो सेल होते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं और प्रोट्यूट करने लगते हैं एम्ब्रियोसेक के अंदर और डेवलप हो जाते हैं फिर एम्ब्रियो में। अब कुछ स्पीशीज में जो ओव्यूल है उसके पास बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो उसे कहते हैं सीड में पॉली एम्ब्रियोलॉजी।
पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम तो कह रहे हैं इन चीज़ को तुम लो, तोड़ो, देखो कितने एम्ब्रियो मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये क्वेश्चन पूछा है क्या तुम जेनेटिक नेचर क्या बताओगे एप्टोमेटिक एम्ब्रियोज का? क्या होंगे? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, वेरिएशन का कोई स्कोप ही नहीं है, और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो उनको हम क्लोन्स कह सकते हैं। अब हाइब्रिड वैरायटी जो है सेवरल ऑफ आवर फूड वेजिटेबल क्रॉप बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। हाइब्रिड वैरायटी को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड के वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हुई है, लेकिन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव बीन टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, कि क्या हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है हमें। अगर सीड्स को कलेक्ट करें हम हाइब्रिड से और सोन करें प्लांट को उसकी प्रोजेनी में, विच सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन अ हाइब्रिड कैरेक्टर। मतलब हाइब्रिड सीड्स बनाना बहुत कॉस्टली है, और उनको बनाने के लिए हर साल हमें बनाने पड़ते हैं वो। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकॉज ऑफ टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। और फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर ये हाइब्रिड को हम क्या बना दें, एपोमिक्टिक बना दें, तो अभी हम देखा वहाँ वेरिएशन नहीं आएगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। तो इन हाइब्रिड्स को अगर हम एपोमिक्टिक बना देते हैं तो वहाँ पे कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर्स का हाइब्रिड प्रोजेनी में, और जो फार्मर्स हैं वो कीप यूज़ कर सकते हैं उसी कैरेक्टर को हाइब्रिड सीड्स में बार बार नई क्रॉप बनाने के लिए। एंड ही डज नॉट हैव टू बाय अ हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। और हर साल तुम्हें फिर हाइब्रिड सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस की जो इम्पोर्टेंस है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में, बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड। इसके वजह से अब बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट किए जा रही हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये जानने के लिए कि जो जेनेटिक्स क्या है एपोमिक्सिस की, और कैसे हम ये देख सकते हैं द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स क्या है एपोमिक्सिस की, एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड, और कैसे एपोमिक्टिक जीन ट्रांसफर होता है हाइब्रिड में। तो इन्होंने ये बताया पूरा, इसमें हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। बाय।